मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में बॉर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो आपका लास्ट पार्ट बस यही टॉपिक आपका रह गया था, कार्बन और उसके यौगिक में। बस ये टॉपिक आपका कवर होने के बाद आपका ये जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेट होके इस तरह का आपका और वीडियो लाता रहूं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपके हर एक एग्ज़ाम में आपका बहुत ही मददगार साबित होगा। तो चलिए ये वाला कंप्लीट करके हम लोग फिर से एक नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका लास्ट पार्ट है, तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, हम लोग को इस पार्ट में इसके जस्ट पिछले वाले पार्ट में हम लोग पढ़े थे दो कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ना था। तो सबसे पहला हम लोग को पढ़ना था एथेनॉल के बारे में, और दूसरा है एथेनोइक अम्ल के बारे में। तो एथेनॉल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे एथेनोइक अम्ल के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एथेनोइक अम्ल का गुणधर्म क्या क्या होता है। तो देखिए, इसका पहला गुणधर्म है कि इसको हम लोग एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप एथेनोइक अम्ल बोलिए या एसिटिक अम्ल बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, दूसरा बात इसका है कि यदि आप इसका 3 से 4% यदि हम लोग इसका लेते हैं तो इससे सिरका का निर्माण हो जाता है, जिसका हम लोग उपयोग किसके लिए, अचार को परिरक्षक के रूप में करते हैं। अचार को अच्छा बनाने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो देखिए, एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन का सिरका कहा जाता है, जिसका उपयोग अचार के परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तो ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। तो इसका जो एथेनॉल है, जो शुद्ध एथेनॉल, जो एथेनोइक अम्ल जो होता है, जो शुद्ध एथेनोइक अम्ल होता है, उसका जो गलनांक होता है वो 290 केल्विन, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं 17 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब बोल सकते हैं कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा कम, या फिर ठंडा का समय। तो यदि ठंडा के समय में हम लोग यदि देखेंगे तो ये अम्ल जो है ये क्या हो जाते हैं, ये जम जाते हैं, और जम जाने के कारण इसको ग्लेशियल एसिड भी कहते हैं। तो वही चीज है कि शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है, इसीलिए ठंडी जलवायु में ये जम जाता है। इसके कारण इसको हम लोग ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये सब अम्ल, जितने भी अम्ल होते हैं, सब ये सब अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। देखिए, इसका सूत्र एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका सूत्र होता है CH3COOH, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं एथेनोइक अम्ल का अभिक्रिया। तो एथेनोइक अम्ल किसके किसके साथ अभिक्रिया करता है, तो देखिए, पहला हम लोग जानेंगे एस्टीकरण अभिक्रिया, दूसरा जानेंगे क्षारक के साथ इसका अभिक्रिया, और तीसरा जानेंगे जब हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो देखिए, यदि हम लोग पहला यदि बोलेंगे एस्टीकरण अभिक्रिया, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब एथेनॉल, जो इससे पहले जिसका हम लोग पढ़े थे एथेनॉल, और जब एथेनोइक अम्ल दोनों का यदि अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं तो एक नए उत्पाद का निर्माण होता है, जिसको हम लोग एस्टर बोलते हैं। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि CH3COOH, इसको हम लोग बोलेंगे एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल का एथेनॉल के साथ यदि हम लोग रिएक्शन करवाएं या अभिक्रिया करवाएं, तो देखिए यहाँ पे CH3, देखिए यही चीज CH3COO, लेकिन बस H की जगह पे ये जुड़ गया CH3CH2, और यहाँ पे H2 जो है और O जो है ये मिला के H2O बना लिया। तो ये जो बना, इसी को हम लोग एस्टर बोलते हैं। तो देखिए, इसको बनाने के लिए हम लोग जो उत्प्रेरक का यूज करते हैं वो अम्ल उत्प्रेरक होता है। तो वही चीज लिखा हुआ है, एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। ठीक है, तो एस्टर के गंध जो होता है, देखिए एस्टर का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। एस्टर का उपयोग हम लोग इत्र बनाने में करते हैं, और स्वाद को बढ़ाने या स्वाद को अच्छा उत्पन्न करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए, इसका जो गंध होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, इसी की वजह से हम लोग इसका इत्र में इसका उपयोग करते हैं। तो एस्टर की गंध मृदु होती है, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग इत्र तथा स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब जानते हैं, देखिए जब एस्टर जो बन गया, इसका यदि हम लोग रिएक्शन करा दें किससे, NaOH से, तो क्या होगा, फिर से हम लोग जैसे देखिए ये बना था एस्टर,
एस्टर से फिर हम लोग इसको वापस इसको बनाना है, फिर से किसको, एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल को। तो फिर से हम लोग क्या करना पड़ेगा, एस्टर को बस हम लोग रिएक्शन करा देंगे किससे, NaOH से। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षारक है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके एस्टर पुनः मतलब फिर से अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बना देता है। ठीक है, सोडियम लवण बनाता है उसका। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। तो देखिए इस अभिक्रिया को हम लोग साबुनीकरण कहते हैं इसलिए क्योंकि इसी से साबुन का निर्माण होता है। तो वही चीज लिखा हुआ है क्योंकि इससे साबुन तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगला कि साबुन जो है, साबुन क्या होता है, साबुन एक तरह का क्या होता है, कार्बन का ही एक लंबी श्रृंखला का कार्बन का, ये क्या बोल सकते हैं कि सोडियम या फिर पोटेशियम का लवण होता है। तो उसी को हम लोग साबुन बोलते हैं। तो साबुन क्या है, एक दीर्घ मतलब लंबा श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लंबा श्रृंखला वाला सोडियम या पोटेशियम का लवण होता है। ठीक है, तो देखिए अब आते हैं क्षारक के साथ अभिक्रिया कैसे करता है। तो हम लोग समझ गए हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें एस्टर का निर्माण होता है। एस्टर का फिर से यदि हम लोग को फिर से एथेनॉल और क्या बोलते हैं एथेनोइक अम्ल यदि फिर से वापस पाना है तो इसके लिए बस हम लोग को क्या करना होगा, NaOH से उसका अभिक्रिया कराना होगा। और NaOH से अभिक्रिया कराने पे क्या होता है, फिर से इसमें क्या होता है, एक पोटेशियम और सोडियम के कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण बनते हैं, जिसको हम लोग साबुन बोलते हैं। इसी के अभिक्रिया को हम लोग साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो अगला अभिक्रिया है देखिए क्षारक के साथ। क्षारक के साथ मतलब हो गया NaOH के साथ या फिर कोई और क्षारक के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको यदि हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें क्या किए थे, NaOH का अभिक्रिया करवाए थे लेकिन एस्टर के साथ कराए थे। इस बार क्या है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं एथेनोइक अम्ल का यदि हम लोग कराएंगे किसके साथ, NaOH के साथ। देखिए NaOH प्लस CH3COOH, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एथेनोइक अम्ल। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का साथ यदि कराएंगे तो देखिए वही चीज रहेगा, CH3COO यहाँ तक रहेगा। H एगो इसका हट के इसके जगह कौन ले लेगा, Na ले लेगा। तो CH3COONA, बस H और यहाँ पे रह गया OH, ये दोनों मिला के क्या बना लेगा, H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं जल बना लेगा। ठीक है, तो ये जल बना लेगा। तो ये जो नया उत्पाद बना इसका नाम दे दिया गया सोडियम, क्या बोलते हैं, सोडियम इथेनोएट। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम इथेनोएट या फिर इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो नया एक उत्पाद का निर्माण होता है। तो क्षारक के साथ जब भी तो वही चीज है, क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, ये एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण कौन सा बनाता है, सोडियम एसीटेट या सोडियम एथेनोएट तथा जल बनाता है। ठीक है, अब आते हैं कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो जैसे देखिए यहाँ पे जल बना रहा था, यहाँ पे सोडियम एथेनोएट बना रहा था, यही चीज दोनों बनाएगा। बस इसमें क्या है कि इसमें एक कार्बोनेट आ गया, कार्बोनेट मतलब कार्बन एक्स्ट्रा आ गया, इसीलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। नहीं तो बस ये रिएक्शन और ये रिएक्शन में दोनों सेम ही बनते हैं। बस क्या हो जाता है, इसमें H2O और प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रहा था, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बोनेट आ जाता है या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाता है, जिससे कार्बोनेट हम लोग का मिलने की वजह से हम लोग यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, देखिए तो एक तो लवण बनाएगा, दूसरा जल बनाएगा और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो इसके लवण को सोडियम एसीटेट, वही चीज बोलेंगे, सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट बोलेंगे, वही चीज का ये निर्माण करेगा। और तो ये चीज हो गया आपका कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो इसके साथ ये आपका हो गया एथेनोइक अम्ल के बारे में जो भी जानना था हम लोग को, एथेनोइक अम्ल का गुणधर्म, और हो गया एथेनोइक अम्ल किसके किसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। ठीक है, तो अब इसका लास्ट टॉपिक जो है आपका है साबुन एवं अपमार्जक। तो देखिए साबुन किस तरह से काम करता है, कैसे कपड़ों को साफ करता है, वो चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए जितना भी मैल होता है, मैल जितना भी होता है, जो मैल हम लोग का कपड़े में लग जाता है, वो तेलीय होते हैं। तेलीय मतलब वो तेल पदार्थ के बने होते हैं। तो क्या होता है कि तेल हम लोग जानते हैं कि यदि उसको पानी में दे दें तो देखिएगा वो तैरने लग जाता है, वो अघुलनशील होता है, किसमें, मैल में। तो इसके लिए क्या करता है कि साबुन का जो अणु होता है वो दो पार्ट में बढ़ जाता है। दो पार्ट में बढ़ने का मतलब हो गया कि एक तो उसका हो गया
देखिए इसका फॉर्मूला हम बताए थे आपको, जो सोडियम एसीटेट है, तो इसमें दो पार्ट में हो गया। एक हो गया ये वाला पार्ट, इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन पार्ट, और इसको बोलेंगे आयनिक पार्ट, क्योंकि सोडियम सोडियम का एक आयन होगा। तो देखिए यहाँ पे वही सोडियम आयन यहाँ दिखाया गया है। और जो इसका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट हुआ, या फिर कार्बोनेट वाला पार्ट जो हुआ, कार्बन वाला जो पार्ट हुआ, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है वो क्या करेगा, वो आपका तेल के साथ जुड़ जाएगा ये वाला, और जो सोडियम वाला जो पार्ट है वो जल के साथ जुड़ जाएगा, और ये दोनों मिल के एक मिसेल का निर्माण करेगा। मिसेल मतलब समझ लीजिए चारों तरफ से एक जेल जैसा उसका बना देगा, जिससे उसको बीच में चारों तरफ से घेर लेगा। घेरने के बाद वो जो आपका क्या बोलते हैं तेली युक्त जो मैल है उसको पकड़ के वो बाहर की ओर निकाल के पानी के साथ बाहर निकाल देगा। इसके साथ क्या हो जाता है, कपड़ा साफ हो जाता है। तो यही चीज इसमें क्रियाविधि में यही चीज होता है कि साबुन जो है कैसे कपड़े साफ करता है, तो वो मिसेल का निर्माण करके साफ करता है। तो मिसेल जो होता है वो साबुन का ही एक अणु होता है। तो अणु जो साबुन का अणु होता है वो दो पार्ट में टूटा हुआ रहता है। एक आपका हो गया जल में घुला हुआ, और एक हो गया आपका हाइड्रोकार्बन में घुला हुआ। तो जल में जो घुला हुआ रहता है वो हो जाता है आपका आयनिक पार्ट, जिसको सोडियम Na+ बोलते हैं। और एक जो आपका बचा हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, जो किसके साथ जुड़ा होता है, जो तेल युक्त मैल के साथ जुड़ा हुआ होता है, और उसी को वो बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है। देखिए अधिकांश मैल जो होते हैं वो तेलीय होते हैं। ठीक है, तेल से बने होते हैं, और तेल जल में अघुलनशील होता है। हम बताएं आपको कि तेल पानी में कभी घुलेगा नहीं। तो साबुन जो होता है वो साबुन के बारे में अभी आपको पहले बताया था कि ये एक लंबा श्रृंखला होता है, लंबा सीरीज वाला क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक सोडियम या पोटेशियम का लवण होता है। लवण मतलब हो गया आपका नमक जो बनाता है वो लवण होता है। ठीक है, तो साबुन का आयनिक भाग मतलब ये सोडियम वाला पार्ट जल से किसके साथ, पानी के साथ। अभी हम आपको बताएं ये जल के साथ करेगा। ठीक है, ये जल के साथ, जबकि कार्बन का श्रृंखला जो कार्बन वाला जो बचा हुआ है वो अंदर में तेल से पारस्परिक क्रिया करता है। ये तेल के साथ कार्बन वाला जो कार्बन श्रृंखला है वो इसके साथ अभिक्रिया करेगा। सोडियम जो है इसके साथ अभिक्रिया करेगा। ये जल के साथ रहेगा, ये तेल के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। ये तेल की बूंद है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके साथ अभिक्रिया करेगा। इस प्रकार साबुन के अणु क्या एक संरचना बना देते हैं, इस तरह का संरचना, इसी को हम लोग बोलते हैं मिसेल। ठीक है, तो मिसेल की संरचना तैयार करते हैं, जहां अणु एक सिरा जहां ये जो साबुन का एक अणु का जो सिरा है वो तेल के कण की ओर होता है। देखिए एक सिरा इसका तेल के कण की ओर है यहाँ पे, और आयनिक सिरा मतलब ये वाला आयन वाला Na+ वाला सिरा बाहर की ओर होता है। तो वही बाहर की ओर होता है। इससे पानी में इमल्सन बन जाता है। इससे क्या होता है, पानी में झाग जैसा बन जाता है, इमल्सन जैसा बन जाता है। इस प्रकार साबुन का मिसेल इस प्रकार क्या करता है, साबुन का जो मिसेल है, ये साबुन का बनाया हुआ मिसेल है, मैल को क्या करता है, पानी से बाहर निकालने में मदद कर देता है। पानी से वो बाहर निकल जाता है। इस तरह क्या हो जाता है, कपड़ा साफ हो जाता है। तो यही है आपका साबुन की सफाई प्रक्रिया का कार्यविधि। ठीक है, अगला है देखिए मिसेल। तो मिसेल क्या होता है, मिसेल जो है ये यही चीज है, क्या बोलते हैं, अभी आपको हम बताएं कि मिसेल का निर्माण कैसे होता है। साबुन के अणु के दो सिरे होते हैं। तो देखिए यही वाला है, इसका एक ये जो पार्ट है ये निकाल के यहाँ रख दिए। अब देखिए यही चीज के बारे में हम बताएंगे। तो एक सिरा जो होता है वो जल में विलेय होता है, तो ये जल में विलेय होगा, तो इसको जल रागी पार्ट बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो जल रागी इसको बोलेंगे। और जो क्या बोलते हैं, जो एक सिरा जो किसके तेल के साथ जुड़ा होता है, जिसको जल विरागी सिरा हम लोग बोलेंगे। तो वही लिखा हुआ है, साबुन के अणु के दो के सिरे होते हैं, एक आगे वाला एक पीछे वाला, जिसको हम लोग इधर वाला को पूंछ बोलते हैं, इधर वाला को आगे वाला पार्ट कहते हैं। तो साबुन के अणु के दो सिरे होते हैं। ठीक है, एक जल में विलय, ये तो जल में विलय होगा, तो जिसे हम लोग जल रागी कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन में एक विलय सिरा होगा, जिसको हम लोग जल विरागी कहते हैं। ठीक है, तो ये जल विरागी होगा और ये जल रागी होगा। और ये होगा तेल के साथ जुड़ा हुआ, ये होगा जल के साथ जुड़ा हुआ। तो साबुन के अणुओं का बड़ा गुच्छा, इसी तरह बहुत सारा गुच्छा बना हुआ है। देखिए ये बड़ा गुच्छा, जिसमें जल विरागी जो पूंछ है वो आंतरिक हिस्से में जुड़ी होती है। देखिए अंदर तरफ जुड़ी होती है, तथा आयनिक जो सिरा है, आयनिक सिरा मतलब आयन वाला Na+ वाला सतह पर होता है या बाहर की ओर होता है। इस संरचना को हम लोग मिसेल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मिसेल कहते हैं। तो यही चीज था आपका साबुन के बारे में। अब जानते हैं अपमार्जक के बारे में। तो देखिए अपमार्जक जो होता है
ये भी एक कार्बन श्रृंखला होता है, लेकिन कार्बन श्रृंखला इसमें क्या था, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम का लवण होता था, लेकिन ये क्या है कि सल्फोनिक और अमोनिया का ये लवण होता है। ठीक है, जो किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, कि जो किसके साथ बनता है, जो क्लोराइड और ब्रोमाइड के साथ बनता है। याद रखिएगा, क्लोरीन और ब्रोमीन, तो यहाँ पे क्लोराइड और ब्रोमाइड के साथ ये आयनों के साथ ये बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो जल कठोर होता है उसमें क्या झाग कम होता है, उसमें हम लोग को ज्यादा घिसने का जरूरत होता है और ज्यादा उसमें फैन नहीं होता है, झाग नहीं होता है। कारण क्या होता है कि वो कठोर होता है जल। और जल कभी भी कठोर होता है तो उसका कारण दो ही होता है, एक तो हो गया कैल्शियम की वजह से, एक हो गया मैग्नीशियम की वजह से। तो वही चीज इस पे प्रभावी नहीं होता है। कौन, ये जो आपका सल्फोनिक और अमोनिया के लवण है वो उस पर प्रभावी नहीं हो पाता है, जिसके वजह से वो उसको कुछ असर नहीं कर पाता है। इससे क्या होता है कि वो चीज वो उसको साफ कर देता है। तो वही चीज लिखा हुआ, अपमार्जक लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक तथा अमोनिया लवण होते हैं। ठीक है, तो ये अमोनिया लवण होते हैं जो क्लोराइड और ब्रोमाइड के आयनों के साथ बनते हैं। तो इन यौगिकों का आवेशित सिरा जैसे आवेशित सिरा इसका जल के साथ था, तो वही बोल रहा है, आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित, कठोर जल में क्या क्या पाया जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, अभी आपको बताएं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते। अघुलनशील मतलब जो घुले नहीं, उस तरह का पदार्थ ये नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार वह कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। तो वो कठोर जल में भी वो लोग प्रभावी बना रहता है, तो वो झाग फिर भी देता है। ठीक है, तो अपमार्जक का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, शैम्पू में, तथा कपड़े धोने वाले जितने भी उत्पाद होते हैं वो सब सारे चीज में हम लोग अपमार्जक का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया आपका साबुन के बारे में, ये हो गया आपका अपमार्जक के बारे में। तो इस तरह से हम लोग ये पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए, अब आप ये चैप्टर से आपका प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। तो देखिए, अब जितना भी है ये आपका 10 क्लास का जो भी है उसके लिए तो ये रामबाण है। उसके बाद यदि बोलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इससे ज़्यादा देखिए आपका कोई भी एनसीईआरटी बुक में भी इससे ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। तो जितना भी है समझ लीजिए कि ये आपका एक अच्छा सा नोट्स भी हो गया। तो देखिए, जो स्टूडेंट इसका ये लेना चाहेंगे, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट, वो ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके इसका अपना एक नोट बना सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम में यही सब पूछे जाते हैं 10th के बोर्ड में, तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा और लाभदायक होगा। इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं 10th के बोर्ड में। उसके बाद रहा बात आपका ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना यदि आप जान गए कि ये सब चीज़ इसका क्या कार्यविधि है, क्या क्या इसका उपयोग है, तो आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो बोल सकते हैं कि, तो आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना? आपको यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं और मोटिवेट होकर इस तरह का आपका वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू।